नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए डेली क्लास आपकी चलती है रात 8:30 बजे। यहाँ पर हिंदी के टॉप 50 प्रश्नों की आपकी सीरीज चल रही है। चलिए सभी को नमस्ते। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपको बताना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है और यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। पहले नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है इच्छावाचक, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अब देखिए याद रखिएगा, जिस वाक्य से किसी प्रकार की अगर शुभकामना या इच्छा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, हम इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा वाक्य आपका कर्तवाच्य है, यानी कर्ता, जिसमें कर्ता का पूरी प्रधानता हो। तो यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का आपका यहां पर जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का आपको कमेंट करना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से पाठ पढ़ा गया। यहां पे राइट आंसर क्या होगा, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां पर दूसरे नंबर का यहां पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देखिए कर्तवाच्य जो होते हैं आपके तीन होते हैं, एक तो एक आपका वाच्य जो होते हैं, एक तो कर्त होता है, एक कर्म होता है, एक भाववाच्य, तीन प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ता वर्ग में तो आते ही है ला और सा, है ना। और ता वर्ग वाले कौन से होते हैं आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहां पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर दंत, है ना, दंत होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। तालब्य नहीं होगा। देखिए तालब्य जिनका भी जवाब आ रहा है ना 3 नंबर का, तालब्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि तालब्य जो होता है इसमें आपका चा वर्ग के आते हैं, चा वर्ग आता है और साथ में या और सा आता है। ठीक है ना। ई और देखिए तालब्य में छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग। अब चा वर्ग में जो आपके आते हैं चा छा जा, ये पूरा यहाँ तक रहता है और साथ में आपका या भी आता है और सा, ये सब आपके तालब्य में आते हैं। ठीक है ना। इसलिए ये आपका तो हो ही नहीं सकता है। दंत में देखिए, दंत में आपके ता वर्ग में जितने भी आते हैं ता था दादा ना, ये तो आएगा ही, साथ में आपके लासा आते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए यहाँ पर सही विकल्प बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 4 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है। देखिए 4 नंबर में वाल्मीकि और वाल्मीकि दोनों जगह है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों विकल्प आपके सही होंगे, ए और डी। स्वरों का उच्चारण, देखिए स्वरों को जब उच्चारण हम करते हैं ना, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से नहीं होता है। व्यंजन स्वरों की सहायता से होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बिना किसी की सहायता से होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 5 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। जिस भाषा का देखिए अनुवाद करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, स्रोत भाषा कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। 6 नंबर का यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, श्रृंगार का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर में आपको जवाब देना है श्रृंगार। श्रृंगार शब्द का तत्सम आपका होता है श्रृंगार, है ना। श्रृंगार ये वर्तनी की दृष्टि से भी देखेंगे तो आपका शुद्ध लिखा हुआ है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। ऑप्शन दिए गए हैं पश्तो, रोमन, जापानी और अरबी। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे अखरोट शब्द की, ये आपका पश्तो विदेशी भाषा से आया है अगर हम बात करेंगे, और इसमें एक आपका जैसे गड़बड़ शब्द है ना, ये सब आपके पश्तो से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए संबंध बोधक यहाँ पर अव्यय क्या होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यौगिक संबंध बोधक अवयव होता है, एक मौलिक, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका होगा 9 नंबर का सी, मौलिक।
यहाँ पर मौलिक संबंध बोधक अव्यय में पूर्वक, पर्यंत, बिना, ये सब आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? देखिए यहाँ पर मछली का बताना है। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? मत्स्य तो होता ही है, साथ में मीन भी होता है, सफरी भी होता है और झस भी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जो यहाँ पर लिखा हुआ जो यानी शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो है आपको बताना है। जो और सो ये सब आपके आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन नंबर सी, 11 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर यहां पर बताना है किसके अनुसार होता है। दोस्तों ये कर्मवाच्य की बात हो रही है तो कर्म के मतलब यहाँ पर रूपांतर कर्म के अनुसार ही होगा। अगर यहाँ पर कर्तावाच्य होता तो फिर कर्ता के अनुसार होता। वाच्य तीन प्रकार के, कर्ता, कर्म और भाव, तीन प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? 13 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उसने मुझसे कहा, है ना, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। मैंने आज एक मशीन खरीदी है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न में देखा जाए तो पहले तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, उसने मुझसे कहा, देखो यहाँ पर ये निशान इसमें नहीं लगा होना चाहिए था, है ना। इसमें निशान अगर नहीं लगा होता तब आप ये बना सकते थे और इसमें कमी या त्रुटि कह देते कि यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है ना, उसने मुझसे कहा, यहाँ पे नहीं लगा होगा। तो जो कामा लगाएंगे, अल्प विराम आप जो लगाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर कामा लगा देंगे, अल्प विराम, ऑप्शन नंबर, तब आपका सही हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है मल्हार आलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? मल्हार आलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? 14 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है ना। इसका मतलब क्या होता है बताइए। चौदह नंबर का देखिए यहां पर जवाब बताया जा रहा है। देखिए यहां पर होगा चैन से जिंदगी का कटना। चैन से जिंदगी कटना। अगर हम कहें कि मोहन तुम दिन प्रतिदिन मल्हार अलापते रहते हो, लगता है आजकल दिन बड़े मजे से कट रहे हैं, ऐसे जनरली लोग बोल देते हैं। तो चैन से जिंदगी कटने का मतलब ही होता है मल्हार अलापना। 14 नंबर का यहाँ पर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से? 15 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए व्यवहार की बात हो रही है तो ये उपयोग का मतलब होगा, है ना, उपयोग होगा। यहाँ पर 15 नंबर का क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना उपयोग होता है। और यहाँ पर देखिए सदुपयोग का मतलब जानते हैं क्या होता है? किसी वस्तु का उचित उपयोग। किसी वस्तु का जब उचित उपयोग करेंगे तब सदुपयोग होगा। अनुप्रयोग क्या होता है? जिसे व्यवहार में न लाया गया हो, जिसे व्यवहार में न लाया गया अनुप्रयोग होता है। और किसी वस्तु की उपयोगिता की दृष्टि से की गई जो जांच होती है वो प्रयोग होता है। तो जो इसका आंसर आयोग ने जो दिया था इस प्रश्न का आंसर, वो ऑप्शन नंबर डी करवाया था, जो कि आंसर गलत दिया गया था आयोग की तरफ से, है ना। ये आंसर जो इसका होगा 100% आपका उपयोग होगा, पहला वाला विकल्प है। लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया था वो विकल्प नंबर आपका सी नंबर दिया था। अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए बताना निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? 16 नंबर का बताइए। तो यहां पर आपका उर्ज 16 नंबर का सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 16 का सी होगा, है ना। बाकी सब अशुद्ध है ना। अशुद्धि मतलब शुद्ध है आपका, बाकी सब अशुद्ध लिखे हुए हैं। अगला बताइए, कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। 17 नंबर बताइए। कार्यालयी आदेश जो होता है ना, वरिष्ठ से कनिष्ठ को होता है। वरिष्ठ से कनिष्ठ को कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का देखिए तीन प्रकार के आपके हैं स्वर, कौन सा वर्गीकरण नहीं आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्लुत हर्ष संयुक्त, है ना। ठीक है, जो द्वित वाला है ना, यहाँ पर 18 नंबर में डी वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी सब हैं ये तो कहीं ना कहीं स्वर में ही आते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर
डा और ढा में जो बिंदी नीचे रख देते हैं ना, वही आपके द्वित्व होते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नी और यहाँ पर कपट किस संधि का भेद है? नी कपट, देखिए यहाँ पर आपको पहले विसर्ग दिख गया है, तो आपको बिना सोचे समझे, मतलब बिना किसी देरी के आपको विसर्ग लगा देना है, बिल्कुल सही है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उत्तर पद देखिए किसमें प्रधान होता है ना। यहाँ पर देखिए उत्तर पद की बात हो रही है, और बिल्कुल देखिए यहाँ पर 20 नंबर का जवाब दिया गया है तत्पुरुष समास, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरा होता है वो बहुब्रीहि होता है, और जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें आपका होता है द्वंद्व समास। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वे आपके कहते हैं, यहां पर आपका ऑप्शन होगा तद्वित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है। 21 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहां पर देखिए पूछा गया ग्रंथि का तद्भव शब्द यहां पर क्या होगा? ग्रंथि का तद्भव यहां पर आपको बताना है, 22 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? और ग्रंथि का तद्भव होता है गांठ, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहां पे 22 का ए होगा, बिल्कुल सही है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें बताइए क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 23 नंबर का सी। हाँ बिल्कुल सही है, 23 नंबर का सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पर देखिए लिखा हुआ जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? 24 नंबर का देखिए बताइए, कई बार हमने कराया है। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? बताइए। 24 नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है, सकर्मक क्रिया, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 24 नंबर का यहाँ पर बी होगा, बिल्कुल सही है। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? मनोभाव के अनुसार हटो, ये विस्मयादि बोधक का साइन लगा हुआ है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपका लगाया जाता है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 25 का यहाँ पर चेतावनी, मनोभाव के अनुसार हटो ये चेतावनी के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तुम दिन भर घूमते रहते हो, यहां पर बताइए तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अव्यय है? 26 नंबर का यहां पर जवाब क्या होगा? यहां पर देखिए निपात होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। जब किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करिए, तृष्णा का विपरीत शब्द यहां पर क्या होगा? तो तृष्णा का आपका होता है आपका वी तृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना, वही विलाप से आशय क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? 28 नंबर का। देखिए काफी सभी लोगों का जवाब सही आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से देखिए आप जवाब दे रहे हैं तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं लास्ट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए 28 नंबर का रो रो कर अपना दुख कहते जाना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका संबंधवाची है? कौन सा शब्द आपका संबंधवाची है? 29 नंबर बताइए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? यहां पर देखिए आपको राइट आंसर बताना क्या होगा। देखिए हिंदी में किसी भी शब्द के साथ अगर ई प्रत्यय लग जाएगा तो वो संबंधवाची बन जाता है। जैसे प्रकाशी है, ई लग गया, प्रकाश प्लस ई प्रकाशी है, जाति प्लस ई जाति है। उसी प्रकार आपका यहां पर होगा दैवी का हो जाएगा ना, दैवी ई, इसमें भी तो लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए होंगे संबंधवाची जिसमें ई लग जाता है। मेरे हाथ में लेखनी है, इस वाक्य में कौन सा परसर्ग होगा? तो मेरे हाथ में लेखनी है, यहां पर आपका अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काल कहते हैं। समय की बात हो रही तो काल ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहां पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर में।
यहाँ पर बताया जा रहा है, आपका राइट आंसर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अन्वय होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? 33 नंबर का आपको कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। इसके लिए दोस्तों आपका अधिसूचना, यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया 33 नंबर का, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? 34 नंबर का आंसर लॉक करिए, यहां पर क्या होगा। और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहां पर देखिए सघोष बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, सघोष आपका हो जाएगा। सघोष को घोष भी कहते हैं, अघोष अघोष आपने नाम सुना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए 3 मात्रा का लगेगा तो प्लुस स्वर होता है, 2 मात्रा का लगेगा तो बताइए कौन सा स्वर होगा। बिल्कुल सही है, गुरु स्वर। इसी को आप दीर्घ स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं। और लघु स्वर को आप क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। गुरु या दीर्घ की बात करेंगे 2 मात्रा का, और जो प्लुस स्वर होता है इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? देखिए ये आपको हमने एक ट्रिक बताया था याद करने के लिए, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। कौन से किस में आते हैं, मूर्धन्य में, कंठ में, है ना, ये आप आराम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, यहाँ पर काकल्य होगा, ठीक है ना। काकल्य देख लीजिए, सभी का आंसर आ रहा है। 36 नंबर का सी, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद में यदि वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आपका हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए 37 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण संधि करे तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक, बताइए अनुनासिक यहाँ पर क्या होगा? पंचम वर्ण, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। अनुनासिक जानते ही होंगे पंचम वर्ण होता है ना। जैसे काका काका पढ़ते हैं लास्ट में, इया अड़ा, ये सब आपके आते हैं ना, ये सब पंचम वर्ण होते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? 38 नंबर में देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे लोटा, है ना, खिड़की, ये सब आपके आ जाते हैं देशज शब्दों में। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो देखिए व्युत्पत्ति की अगर हम बात करेंगे तो संज्ञा के बताइए कितने भेद होते हैं। 39 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, 38 का बी बिल्कुल सही था, 39 बताइए। 39 का भी आपका बी होगा। पहला आपका यहाँ पर कौन सा रूढ़ संज्ञा है ना, पहला आपका कौन सा रूढ़ संज्ञा है, रूढ़ संज्ञा है। दूसरी अगर हम बात करते हैं यौगिक है ना, दूसरी कौन सी है, यौगिक रूढ़ संज्ञा है। और तीसरी आपका योग रूढ़ है, कौन सी है, योग रूढ़ आपका है, ठीक है ना। ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। सामान्यीकरण किस अव्यय का भेद है? 40 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। सामान्यीकरण आपका ये जो है समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तुम प्रतिदिन खेलते हो दिए गए वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? 41 नंबर का देखिए आपको बताना है। प्रतिदिन, प्रतिदिन जो आपके हैं ये आपके कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। जैसे प्रतिदिन हो गया, कल, परसों, जब, तब, बाद, है ना, अक्सर, ये शब्द आपके कालवाचक क्रिया विशेषण को आपको बताते हैं। अगला प्रश्न है, संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है, वही संशय का अर्थ है, वही संशय का अर्थ है। यहां पर देखिए 42 नंबर का आंसर यहां पर क्या होगा।
देखिए संदेह का अर्थ है ना, संदेह का जो अर्थ होता है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, डी नंबर आपका सही होगा। 42 नंबर का डी होगा। संदेह संशय में अगर हम बात करते हैं संदेह का, जहां मन में कुछ होने की आशंका होना, वही संशय का मतलब होता है। संशय वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति है ना, संशय पूछ रहे थे। अगला बताइए, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, 43 नंबर का यहाँ तो सिंपल है, बहिष्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले ही होगा। यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया, कुल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है, इनका मतलब क्या होता है। एक कुल होता है, एक कूल होता है। 44 का बताइए आंसर यहां पर क्या होगा, कह रहे वंश और किनारा। क्या देखिए गजब का कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, वंश और किनारा। 44 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का, यहां पर खाली स्थान है, लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उपयुक्त शब्द का देखिए चयन कीजिए। 45 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा अभियोग होगा। अभियोग लगाया और उपयुक्त शब्द का चयन करिए, यहां पर अभियोग होगा। 45 नंबर का देखिए यहां पर सी नंबर होगा। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। 46 नंबर का देखिए बताना है, इनमें से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की बात करेंगे तो यहां पर राइट आंसर आपका होगा विधुर। और विधुर सभी लोग जानते ही होंगे। विधुर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, उसे हम विधुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी होगा। वह शाम को घर आए जाएगा, वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है। 47 नंबर की बात करेंगे, वह शाम को घर जाएगा, वह शाम को घर जाएगा, इसका मतलब यहां पर आपका निश्चय, निश्चयार्थ होगा। ऑप्शन नंबर यहां पे बी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए यहां पर बताइए, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है। वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है। 48 नंबर देखिए बताना है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं, हाँ वह भोजन बनाता है, तो यहां पे आंसर क्या होगा। देखिए आवृत्ति मूलक जो आपका पहला ऑप्शन है, आवृत्ति मूलक में क्या होता है, इस पक्ष में क्रिया सदैव बनी रहती है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, वह भोजन बनाता है, इसमें क्रिया क्या है, सदैव बनी रहती है। और एक आपका जो सातत्य परक है पक्ष, इसमें क्या होता है, इस पक्ष में क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है। जैसे हमने कहा राम पढ़ रहा है, हमने लिख दिया राम पढ़ रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, अभी कंटिन्यूअस में ही है, पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो वर्तमान में चालू होने का है। अब यहाँ पर पूर्ण का मतलब, यहाँ पर पूर्ण पक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि वह जा चुका है, वह जा चुका है, ठीक है ना, ये पूर्ण हो गया, जा चुका है, इस तरीके के। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, वह, जैसे हमने कहा वह खेत है ना, वह खेत है, तो ये आपका बताएगा स्थित, स्थित को बताएगा, वह खेत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त में देखा होगा और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, है ना, ये सब आपके संयुक्त में आ जाते हैं। यहाँ पे सी नंबर होगा। तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। 50 नंबर का देखिए जवाब देना है, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। अब बिल्कुल सही है, यहां पर होगा तुम, हाँ बहुत चालाक हो, है ना, तो यहां पर होना चाहिए तुम बहुत चालाक हो, होना चाहिए, तुम बड़े चालाक नहीं, तुम बहुत चालाक हो, यहां पर बहुत लगा होना चाहिए था, अब बहुत तो लगा नहीं है ना। तो यहां पर क्या अशुद्धि है, तो अव्यय संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर होगा। 50 नंबर का डी होगा। भी लोग हैं लास्ट में वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताया करिए कि कितने प्रश्न आप सही किए हैं, क्योंकि ताकि हमको भी ये मालूम चले कि आप 50 में से कितने सही कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस अगर आप ज्यादा सही कर पा रहे हैं, तो फिर लेवल को हम और आपका मॉडरेट करेंगे, थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे आपका हल्का सा, ताकि आपको और अच्छे अच्छे प्रश्नों से आपको अवगत करा सके। हिंदी ये रेगुलर पढ़ेंगे 50 प्रश्न, 50 प्रश्न डेली जब पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी एक दिन देखिएगा बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। तो डेली स्कोर में लास्ट में जरूर बताया करिए कितने प्रश्न आपके सही हुए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
जय हिंद, वंदे मातरम।